Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली. एक्सट्रीम स्टेटमेंट. अब देखो एक्सट्रीम तो पर तीनों में है, ओनली, ओनली और ओनली. ठीक है, ऐसे नन होता है अब तो हो नहीं सकता, तो कोई एक आंसर तो है इसमें, है ना. तो अब देखते हैं पहले क्या बोल रहे हैं. इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली. क्या हिमालय सिर्फ 5 स्टेट्स में ही है? पूरा नॉर्दर्न से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न तक पूरे सारा हिमालयन रीजन ही तो है ना. जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, है ना, ये सब भी है. मणिपुर, मिज़ोरम, ये सब भी है. ऐसे हिमालयन स्टेट्स ही तो हैं, ईस्टर्न हिमालयस वाले स्टेट्स हैं. तो 5 स्टेट्स तो गलत हो गया. पहला गलत कर देते हैं. पहला गलत हो गया अगर, तो थर्ड सही है. 2 देख लेते हैं. वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली. अब वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे आते हैं. कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वेस्टर्न घाट्स में? गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, फिर कर्नाटका आता है, फिर केरला आता है और फिर तमिलनाडु आता है इधर, है ना. 1 2 3 4 5 6 हो गए, है ना. तो ये भी गलत हो गया. 2 भी गलत हो गया. क्या आंसर हो गया? डी. आगे बढ़ते हैं. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर. अब देखो बीओडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये हो गया, बायो एक्यूमुलेशन हो गया, बायो रेमिडिएशन हो गया, ये सब जो इन्वायरमेंट टॉपिक्स हैं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? जब जब लेक या पॉन्ड में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि डिकम्पोज हो रहे होते हैं. जो बैक्टीरिया होता है वो डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करता है ना, इसीलिए बढ़ जाती है ऑक्सीजन की डिमांड. उसी को बोलते हैं. क्यों होती है? क्योंकि भाई देखो न्यूट्रिएंट्स जब इसमें बढ़ जाते हैं ना, मान लो इंडस्ट्रीज से पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं. जब वो बहुत न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है? यूट्रोफिकेशन हो जाता है और फिर फिशेस मर जाती हैं. फिशेस मर जाती हैं तो उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना. यही है. तो मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन ब्लड ऐसा तो है नहीं. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी नहीं है, मरीन इकोसिस्टम्स में होता है. पॉल्यूशन असेसमेंट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम. ठीक है, ये सही है ना, क्योंकि एक्वाटिक मरीन एनवायरनमेंट में ही ये बीओडी का कंसेप्ट आता है. ठीक है, ये भी गलत है. हाई ऑक्सीजन लेवल्स इन हाई एल्टीट्यूड रीजन, ये भी गलत है. आगे बढ़ते हैं. with the reference to the role of UN Habitat in the United Nations program working towards a better urban future, which of the following statements are correct. अब देखो ये उस समय न्यूज़ में था तो आया था, बट हम देख लेते हैं क्या बिना उसके कर पाते हम, बिना जाने कुछ हम कर पाते हैं क्या. UN हैबिटेट की बात हो रही है. हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली टू प्रोड्यूस सोशली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज़ टू प्रोवाइड एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल. अब देखो बेटर अर्बन फ्यूचर की बात हो रही है ना. बेटर अर्बन फ्यूचर कब होगा? जब आप घर को छत दोगे, जैसे हमारा जो वो है कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, वो सब भी यही करता है ना. प्रधानमंत्री आवास योजना चलाता है भाई, शेल्टर फॉर ऑल करता है ना. तो ऐसा हो सकता है कि, और यहाँ पे ये है कौन सी बॉडी? यूएन हैबिटेट. हैबिटेट मतलब हैबिटेट प्रोवाइड करना, मतलब घर प्रोवाइड करना कुल मिला के, है ना. तो ऐसा कुछ होगा, हो सकता है. 1 सही है. इट पार्टनर्स आर ईदर गवर्नमेंट्स और लोकल अर्बन अथॉरिटीज़ ओनली. अगेन एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट. ऐसा तो नहीं है, पार्टनर तो वो किसी के साथ भी कर सकता है ना. जरूरी थोड़ी कि सिर्फ गवर्नमेंट और लोकल अर्बन अथॉरिटीज़ हो. तो 2 गलत हो गया. 2 गलत कर देते हैं हम. तो 1 तो सही था ही. 3 देख लेते हैं. यूएन हैबिटेट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड टू प्रमोट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन. अगेन दिस इज़ अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट है ना. जैसे जो हमारा महुआ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, वो भी ये इंश्योर करता है ना कि अर्बन डेवलपमेंट क्या होता है. देखो अर्बन डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट यही होता है ना कि आप सैनिटेशन प्रोवाइड करो, पॉवर्टी रिड्यूस करो, यही सब होता है. तो ये भी बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है. तो क्या हो गया? बी आंसर हो गया इसका, है ना. आगे बढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. एक कोई फ्रेमवर्क है जिसमें स्किल्स का असेसमेंट होता है, स्किल्स क्वालिफिकेशन को असेस करते हैं. ठीक है, उसके बारे में कुछ चीज़ पूछ रहा है. ठीक है, नाम से ही समझ में आ गया. नेशनल स्किल के बारे में कुछ बात हो रही है. स्किल का कोई क्वालिफिकेशन हम करेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे कि आपका स्किल कितना एप्ट है ना. तो उसका कोई फ्रेमवर्क है, उसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट. ठीक है, इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, पहले देखते हैं. अंडर द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, अ लर्नर can acquire the certification for competence only
थ्रू फॉर्मल लर्निंग, ऐसा तो नहीं है, ओनली अगेन आ गया तो क्या हो गई, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई। जरूरी थोड़ी फॉर्मल लर्निंग हो, इनफॉर्मल लर्निंग या डिस्टेंस कोर्स लर्निंग इन सबसे भी सर्टिफिकेशन नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का प्रोवाइड होता है ना। अगेन ओनली आ गया तो गलत हो गया ये स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं, एन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज द मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन। ये सही है कि भाई आजकल क्या हो रहा है, जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ना। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें भी किसको प्रमोट किया गया है, वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट किया गया है, ठीक है। तो जेनरिक स्टेटमेंट है बहुत, ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट या गलत स्टेटमेंट तो बोल नहीं रहा है ना, नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, तो बी स्टेटमेंट सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल करियर सर्विस। अब देखो ये करियर की बात हो रही है, करियर मतलब आपका करियर अच्छा हो, आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, आप अच्छी जगह जॉब करो, वही सब तो करियर होता है। करियर हमारी सोसाइटी में क्या मतलब होता है, करियर हमारे इंडियन सोसाइटी में यही मतलब होता है, अच्छा जॉब मिले, है ना, यही मतलब होता है, अच्छी जगह आप प्लेस हो जाओ या आपका करियर अच्छा हो जाएगा, यही होता है करियर, ठीक है। तो कोई नेशनल करियर सर्विस के बारे में बात कर रहा है। नेशनल करियर सर्विस मतलब पैन इंडिया हम कोई ऐसी करियर सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम काउंसलिंग वगैरह दे सकते हैं, या हम करियर गाइडेंस दे सकते हैं, ऐसा कुछ सर्विस का बात कर रहा होगा। पूरा एग्जैक्ट अगर नहीं पता तो भी नाम से ऐसा समझ में आ सकता है, कॉमन सेंस लगा के, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, नेशनल करियर सर्विस इज एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मेरे को ये बताओ डीओपीटी किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करियर के बारे में क्यों कोई सर्विस देगा, अगर करियर के बारे में सर्विस देना भी होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देगा ना, क्योंकि करियर में क्या है, आपको अच्छी जगह जॉब मिले, आपको अच्छी जगह एम्प्लॉयमेंट मिले, यही सब तो है करियर में। तो कॉमर्स थोड़ी देखेगा इसको, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देखना चाहिए, है ना। तो ये गलत हो गया, पहला कॉमन सेंस से गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, नेशनल करियर सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन अ मिशन मोड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू अनएजुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री। सही है, करियर सर्विस का क्या मकसद हो सकता है, ये एक मकसद हो सकता है कि जो जिनको जॉब नहीं मिल रही उनको जॉब दिलाना है ना, नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो क्या हो जाएगा आंसर बी अगेन, कॉमन सेंस से हुआ ये भी क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, climate and clean air coalition to reduce short-lived climate pollutants is a unique initiative of G20 group of countries, ठीक है। तो क्या बोल रही है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, कुछ कुछ क्या इसमें किसकी बात हो रही है कि क्लाइमेट जो है उसको अच्छा करना है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है ना, इसी सब का बात हो रहा है, शॉर्ट टर्म पॉल्यूटेंट्स को कम करना है। तो मेरे को बताओ कि ऐसा कोई पॉल्यूशन का इनिशिएटिव G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ क्यों लेंगी। या तो यूएनईपी ले सकता है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए कितनी सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, तो वो सब लेंगे ना अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो। G20 क्यों आके ये चीज़ करेगा, समझ में आ रहा है। तो ये लॉजिक से गलत हो गया फिर से, है ना, कि ये G20 तो नहीं करेगा, कोई अलग सी बॉडी होगी, या यूएनईपी कर सकता है, या फिर सस्टेनेबल हैबिटेट वाला ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है ना। बट G20 तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, वेग है। अब दूसरा क्या बोला, इट फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, अगेन ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं ना, शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट्स हैं, तो इस पर फोकस करेगा, सही है भाई, फोकस करेगा, 2 हो गया इसका आंसर, ठीक है। इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स, अब देखो अगेन दिस ये जो टॉपिक है ना, हॉट टॉपिक है, घड़ियाल्स और इनके जो एसोसिएटेड स्पीशीज़ हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और आपका कौन सा है, एक और था नाम, फ्रेश वाटर, तो ये है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और एक और है ना, ये सारे, एक मिनट इसमें देखो यहाँ लिखा है क्या कहीं, फ्रेश वाटर घड़ियाल, बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर, एक तीसरा भी है इसका चीज़, तीसरा स्पीशीज़ है, एक घड़ियाल है, एक सॉल्ट वाटर है क्रोकोडाइल, और एक और है ना। तो वो आप देख लेना कौन सा है, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों जो स्पीशीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आपका, है ना, तो ये स्पेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ मिलता है, चंबल में मिलता है, नेशनल चंबल सेंचुरी में मिलता है ना, और आपकी सन सेंचुरी में भी ये मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ ये था, सॉरी, मगर क्रोकोडाइल मेरे दिमाग में नहीं आता रहा था, मगर क्रोकोडाइल, ठीक है। तो मगर है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, और आपका ये घड़ियाल है, तो घड़ियाल इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सॉल्ट वाटर शायद लीस्ट कंसर्नड है, और मगल वनरेबल है, वनरेबल कैटेगरी में आता है। एक बार कंफर्म करके बता देना कि ये सही था कि नहीं, वैसे मेरे हिसाब से सही है, मगर वनरेबल कैटेगरी में आता है, सॉल्ट वाटर आपका लीस्ट कंसर्न में आता है, ठीक है। तो आपको देखो, इससे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा था क्योंकि आपको ये बाकी सब जो ऑप्शन है ना, दियोपर भील, पुलिकट लेक, है ना, भीतरकनिका, इसमें कौन कौन से स्पीशीज़ मिलते हैं, ये आप अपने आप से क्या करोगे, लिखोगे और उसको रिवाइज़ करोगे कि इसमें ये स्पीशीज़ मिलता है, ठीक है। और घड़ियाल से एसोसिएटेड जितनी है, सॉल्ट वाटर और मगर, इनको भी आप IUCN और WPA का अगर कोई शेड्यूल है तो उसमें आप मेंशन करोगे, ठीक है, और कहाँ मिलते हैं ये भी मेंशन करोगे, ठीक है। तो UPSC आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, UPSC ऐसे रिपीट कभी नहीं करता है, बट कंसेप्ट हमेशा रिपीट होता है। अभी उसने घड़ियाल के बारे में पूछा है,
आगे वो पूछ देगा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल में के बारे में, उसके बाद वो मगर के बारे में पूछ देगा, ठीक है। तो ऐसे ही खेलते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। पानी को बचाने के लिए एग्रीकल्चर में क्या हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। रिड्यूस और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड। अगेन मैंने टिलेज आपको पिछले भी कंसेप्ट बताया था। टिल मतलब क्या होता है, ज़मीन को खोदना, है ना, ज़मीन को खोदना। और नो टिलेज मतलब आप कुछ नहीं खोदोगे, जैसे शुगर केन के एग्जाम्पल में बताया था ना कि ये स्टेम आप छोड़ देते हो, उसको खोदते नहीं हो, उसको खोद के बाहर नहीं निकालते हो, है ना। ये बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, ताकि मतलब छोड़ देते हैं और फिर नई क्रॉप लगा देते हैं, इसमें कोई खुदाई उदाई नहीं होती है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड जीरो टिल, ठीक है। तो हाँ, वाटर कंजर्वेशन होगा उससे, है ना। तो ये चीज़ सही होगी। जितनी भी इको सस्टेनेबिलिटी की चीज़ है ना, सारी वाटर कंजर्वेशन में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरीगेटिंग द फील्ड, ये ऐसे ही है। जिप्सम क्या करेगा, पानी को जो है, पानी को कंजर्व करता है, पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है ताकि कम से कम पानी लगे, है ना, इवेपोरेट नहीं होने देता पानी को। तो ये हो गया, 2 भी सही है। अलाउइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, ये भी सही है, इससे फर्टिलिटी बढ़ती है। अब अगर आपकी फर्टिलिटी बढ़ गई तो आप कम फर्टिलाइजर डालोगे और कम इरीगेशन करोगे उसका, है ना। तो ये सब भी हो गया। तो जनरली साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है तो क्या हो गया, डी हो गया, है ना। अब ये आप आराम से पढ़ लेना कि क्या है, क्या करता है ना। द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल के हेल्थ को एक्सेस करने के लिए कोई स्कीम है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ठीक है। सॉइल का हेल्थ कार्ड निकालेंगे, जैसे आपके मार्क्स का रिपोर्ट कार्ड आता है ना, मैथ्स में इतने मार्क्स हैं, फिजिक्स में इतने हैं, ब्ला 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 लिखा रहता है, वैसे ही सॉइल के कुछ पैरामीटर्स होंगे, उसकी कंडीशन हम एनालाइज करेंगे तो उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड आएगा, है ना। तो अब क्या बोला है, द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड एम्स एट, ठीक है। एक मिनट, ये गलत हो गया है, यहाँ से ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। एक्सपैंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरीगेशन, ऐसा कुछ है क्या, एक्सपैंड करना है इरीगेशन के अंडर एरिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सॉइल का हेल्थ बताने के लिए, तो पहला गलत हो गया, पहला गलत कर देते हैं। तीसरा सही है, दूसरा देख लेते हैं। इनेबलिंग द बैंक्स टू एक्सेस द क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी। अच्छा, ऐसा भी कुछ नहीं है ना, बस इसमें यही है कि ओवर यूज़ फर्टिलाइजर्स का नहीं होना चाहिए। सॉइल क्वालिटी ये बताता है, बट बैंक किसके बेसिस पे लोन नहीं देता है कि सॉइल क्वालिटी कैसा है, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स, अगेन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अ गुड टेक्नोलॉजी, है ना। लाइट एनर्जी को कंजर्व करती है ये टेक्नोलॉजी, है ना। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स आर यूज टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्लेज इन मैनी डिवाइसेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलईडीज ओवर एलसीडीज, जो एलसीडी हैं उसके ऊपर एलईडी का क्या एडवांटेज है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सारे एडवांटेज हो सकते हैं, है ना, बट देख लेते हैं एक बार। एलईडी डिस्प्लेस कैन बी फैब्रिकेटेड और ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स, हो सकता है, अगेन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। रोल अप डिस्प्लेज एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग एलईडीज, हो सकता है। ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज आर पॉसिबल, येस इट इज़ पॉसिबल, क्या हो गया, डी सी हो गया आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड और इलेक्टेड। क्या है स्टेटमेंट, सही है गलत है, गलत है। 50% थोड़ी चाहिए होता है, मेजॉरिटी ऑफ वोट चाहिए होता है, जिसको मेजॉरिटी मिल गई वो जीत गया। यही तो, ऐसे ही तो होता है लोकसभा का इलेक्शन। आप कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करते हो, जिसको मैक्सिमम वोट्स मिल गए, भले ही उसको 33% में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मिले हो, ठीक है, बट वो जीत जाएगा, है ना। ज़रूरी थोड़ी 50% हो, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड द डेप्यूटी स्पीकर्स टू द ऑपोजिशन। अब देखो, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश, मतलब पढ़ने की ज़रूरत है। क्या बोल रही है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा हुआ है कि स्पीकर का पोस्ट मेजॉरिटी पार्टी है और डिप्यूटी स्पीकर का अपोजिशन में। तो देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया कोई ऐसा चीज़, ठीक है। ये कन्वेंशन है लोकसभा का कि स्पीकर जो है वो मेजॉरिटी पार्टी का होता है और डिप्यूटी स्पीकर अपोजिशन का हम लेते हैं, ये कन्वेंशन है, ठीक है। अब आप अगर जल्दी जल्दी में पढ़ोगे ना उसको, आप सही मारोगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका मेजर फोकस यहीं पे रहेगा, इस वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे फोकस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट पे भी फोकस, मतलब अच्छे से पढ़ने का ज़रूरत है, ठीक है। तो दोनों गलत हो गए, क्या आंसर हो गया, डी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।